गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आपके चैप्टर 5 हम आपका डिस्कस कर रहे थे बेटा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सेक्शन 73 पे आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। सिंपल है, ध्यान से देखना है। कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, सेक्शन 73 क्लॉज 2। बेटा इसमें सेक्शन 73 क्लॉज 1 भी है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको थोड़ा सा रुक के कराऊंगा। तो पहले 73 क्लॉज 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस as may be agreed between members and the company and subject to fulfillment of following conditions। तो बेटा उन्होंने क्या कहा है, कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी अग्रीड बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने की वो होंगी जो मेंबर्स और कंपनी ने आपस में क्या करी हैं, डिसाइड करी हैं, एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। बेटा जो नीचे कंडीशंस दी गई है ना, उनका फुलफिल होना जरूरी है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। तो बेटा सेक्शन 73 क्लॉज 2 आपको बेटा क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी वो डिपेंड करता है अग्रीमेंट कंपनी और मेंबर्स के बीच का क्या कहता है। और ये जो फॉलोइंग कंडीशंस है ना, इनको फुलफिल करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अब क्या है वो कंडीशंस, आओ पढ़ते हैं। तो बेटा पहली कंडीशन तो क्या है, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन। कहां पर, जनरल मीटिंग में। मतलब आपको शेयर होल्डर्स का क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट। आपको लेना पड़ेगा कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मेंबर्स का आपको क्या चाहिए बेटा, कंसेंट चाहिए। मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेने के लिए आपको उन्हीं मेंबर्स का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। अच्छा, सेकंड, इशू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर्स, सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए क्या कहता है, द कंपनी शैल इशू अ सर्कुलर टू द मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट or speed post or in electronic mode inform DPT1 inviting deposits from them. The circular shall include a statement containing, बेटा एक बार रीडिंग मार लेते हैं फिर समझाता हूं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी, total number of depositors and amount due towards deposit in respect of any previous deposits accepted by the company and such other particulars in such form and manner as may be prescribed। अब सुनना बेटा, सेक्शन 73 में क्या कह रहा है वो आपको, वो कह रहा है कि जो कंपनी है ना, जो कंपनी है वो मेंबर्स से, कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
बट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, इनवाइट करने के लिए कंपनी मेंबर्स को इश्यू करेगी एक सर्कुलर। कंपनी मेंबर्स को इश्यू करेगी, क्या इश्यू करेगी बेटा? एक सर्कुलर इश्यू करेगी फॉर्म डीपीटी 1 में। बेटा डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट, डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट। तो बेटा मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले बेटा कंपनी मेंबर्स को क्या इश्यू करेगी? एक सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 में। बेटा ये जो सर्कुलर है ना, इसके साथ कंपनी एक स्टेटमेंट अटैच करेगी। इस फॉर्म के साथ कंपनी एक स्टेटमेंट अटैच करेगी। क्या लिखा होगा उस स्टेटमेंट में बेटा? उस स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा मेंबर्स को कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। यह बताना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि सोचो मेंबर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेंबर्स कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बेटा मेंबर्स को यह पता होना चाहिए कि क्या उनका पैसा कल को रीपे कर पाएगी कंपनी या नहीं कर पाएगी। वो डिपेंड करता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। स्ट्रांग है तो कंपनी इजीली उनके डिपॉजिट्स को रीपे कर पाएगी अलोंग विद इंटरेस्ट। बट अगर फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की वीक है, इसका मतलब कंपनी कल को डिपॉजिट्स का पैसा रीपे नहीं कर पाएगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन बतानी जरूरी है। सेकंड, आपको बतानी पड़ेगी बेटा क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंपनी। बेटा पता है क्या, इंडिया में ना कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। कौन है बेटा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इंडिया में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। जैसे बेटा जो मोस्ट पॉपुलर है वो है क्रिसिल। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बेटा। बेटा ये क्या करती है, ये ना कंपनीज को एक क्रेडिट रेटिंग देती है। जो क्रिसिल होती है वो कंपनीज को एक क्या देती है? क्रेडिट रेटिंग। सर मतलब क्या हुआ क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रीपे लोन्स, डिपॉजिट्स एटसेट्रा। मतलब बेटा कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है with respect to repayment of deposits, with respect to repayment of loan, and higher the credit rating beta, higher is your ability to repay loans and deposits। मतलब बेटा अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग से 9 आउट ऑफ 10 है बेटा, 9 आउट ऑफ 10, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कंपनी सक्षम है, वो कंपनी केपेबल है डिपॉजिट्स को रीपे करने में। उस कंपनी ने पास्ट में कभी भी डिफॉल्ट नहीं करा है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, और अगर डिफॉल्ट किया भी है तो छोटा मोटा बेटा एक आधी बार, नहीं तो पास्ट रिकॉर्ड उस कंपनी का बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। तो बेटा क्रिसिल आपको क्या देती है? कंपनी को क्रेडिट रेटिंग। मतलब ये कंपनी कितनी कैपेबल है टाइम पे
डिपॉजिट्स को रीपे करने में। ये कंपनी कितनी कैपेबल है टाइम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करने पे। क्या कंपनी ने पास्ट में कोई डिफॉल्ट कमिट किया है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। एंड हायर द क्रेडिट रेटिंग, हायर दैट कंपनी इज ट्रस्ट वर्दी। मतलब जितनी ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ज्यादा विश्वास आप उस कंपनी पे करके चल सकते हो। ये क्रेडिट रेटिंग बेटा उस फॉर्म डीपीटी 1 में आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि बेटा मेंबर्स को पता चले कि कंपनी की एबिलिटी कैसी है, क्या कंपनी ने पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अच्छा और क्या मेंशन करना पड़ेगा बेटा आपको फॉर्म डीपीटी 1 में? आपको मेंशन करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय कंपनी। ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय कंपनी। तो बेटा आपको ना मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि कंपनी के पास, कंपनी इतने रुपए के डिपॉजिट्स ऑलरेडी ले चुकी है, इतने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स ऑलरेडी कंपनी में हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है। और बेटा ये जो सर्कुलर है ना, ये जो सर्कुलर है बेटा, ये आपको मेंबर्स को भेजना पड़ेगा। आप मेंबर्स को ये सर्कुलर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, या आप मेंबर्स को ये सर्कुलर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, या आप मेंबर्स को ये सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी भेज सकते हो बेटा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप ये सर्कुलर फॉर्म डीपीटी 1 मेंबर्स को भेज सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? बेटा पता है एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि कई बार क्या होता है कि आपने किसी मेंबर को पोस्ट भेजी लेकिन मेंबर को नहीं मिली, या आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेजा बट मेंबर को नहीं मिला। तो ऐसे केस में बेटा सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए कंपनी को कहता है कि आप एक काम करो, आप ना न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दो, ताकि बाय चांस अगर किसी मेंबर को पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिकली वो सर्कुलर नहीं मिला है तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ ले वो मेंबर। ठीक है, अब सुनो, वही बात है बेटा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट हमेशा 2 न्यूज़पेपर्स में आता है बेटा। एक तो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और एक आएगा वर्नैकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। अच्छा, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा न्यूज़पेपर होगा, वर्नैकुलर लैंग्वेज का कौन सा न्यूज़पेपर होगा बेटा? न्यूज़पेपर तो 3600 हैं, कौन सा वाला? जो बेटा सर्कुलेट होता है, जो सर्कुलेट होता है कहां पर? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सर्कुलेटेड इन द स्टेट in which registered office of company is situated। तो बेटा जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है ना, उस स्टेट में जिस न्यूज़पेपर का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का, बेटा उस न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे देना, पब्लिक नोटिस दे देना बेटा। उस न्यूज़पेपर में एक नोटिस दे देना, एक नोटिस दे देना बेटा उस न्यूज़पेपर में। और बेटा ये नोटिस बेसिकली उन मेंबर्स के लिए है जिनको बाय चांस
पोस्ट रिसीव नहीं हुई है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उनको सर्कुलर डिलीवर नहीं हुआ है, उनके लिए है ये। समझ आया? आगे चलें। चल बेटा, इसके बाद वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। द सर्कुलर अलॉन्ग विद स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द इशू ऑफ सर्कुलर। यानी बेटा एक बात याद रखना, सेक्शन 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि कंपनी को ये सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा। किसके पास? आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। कितने दिन पहले? मेंबर्स को इशू करने से कम 30 दिन पहले, एटलीस्ट 30 days prior to issue of सर्कुलर। तो सर्कुलर मेंबर्स को इशू करने से कम 30 दिन पहले आपको वो सर्कुलर आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। यह आपका 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। आगे चले। अब बेटा एक और बात आती है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, सब क्लॉज सी क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना, ये आपको याद आएगा, हमने चैप्टर 4 में डिबेंचर्स पढ़े थे बेटा, डिबेंचर्स, वहां पर मैंने आपको करवाया था ये सेक्शन 71। द कंपनी शैल डिपॉजिट इन अ शेड्यूल्ड बैंक in a separate bank account a sum equal to 20% of the amount of deposits maturing during the following financial year. Such amount shall be deposited on or before 30th April of each year. अब सुनना बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूं बेटा। फाइनेंशियल ईयर है 1920, 2-3 लाइनें मैं छोड़ता हूं और फिर लिखता हूं मैं फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर मतलब उनकी रीपेमेंट की ड्यू डेट आ गई है बेटा 2021 में। कितने के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं? 50 लाख के डिपॉजिट्स बेटा 2021 में मैच्योर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में जितने डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% बेटा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी सुनो, अगले साल जितने डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% इस साल आपको जमा करवाना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इन अ शेड्यूल्ड बैंक। तो बेटा एक बात सुनो, अगले साल जितने डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर जितने डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% इस साल जमा करवाना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। कब तक बेटा? 30 अप्रैल तक। यानी एक बात बताओ, आपको 30 अप्रैल 2019 तक कितना पैसा जमा करवाना है? 20% ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। और अगले साल कितने के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं? 50 लाख के, उसका 20% 10 लाख आपको जमा करवाना पड़ेगा इस साल की 30 अप्रैल तक। तो अगले साल जितने मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% इस साल जमा करवाना है। कहां पर? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। ठीक है,
तो अगले साल 50 लाख के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे थे, उसका 20% 10 लाख आपको जमा करवाना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 30 अप्रैल से पहले पहले। ठीक है, फिर उसने कहा सच अकाउंट शैल बी कॉल्ड एज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो बेटा जिस अकाउंट में आप ये पैसा जमा करवाओगे ना, उस अकाउंट को नाम दिया जाएगा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। उसे नाम दिया जाएगा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फिर such amount shall not at any time fall below 20% of the amount of deposits maturing during the financial year। बेटा ये अमाउंट किसी भी हालत में 20% से नीचे फॉल नहीं करनी चाहिए। बेटा ये अमाउंट किसी भी हालत में 20% से बिलो फॉल नहीं करनी चाहिए। और बेटा एक बात याद रखना, ये जो पैसा आपने जमा करवाया है ना एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, इस पैसे को आप यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए करोगे? फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। और किसी पर्पस के लिए आप इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? सबको क्लियर है? अच्छा आगे चलें। फिर आता है सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट क्लॉज ई। बेटा ये वाला क्लॉज सी था ना, उसके बाद सीधे क्लॉज ई आया है। बेटा सब क्लॉज डी ओमिट हो चुका है, सब क्लॉज डी इज ओमिटेड, वो ओमिट हो चुका है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हट चुका है बेटा वो सब क्लॉज ई, सब क्लॉज डी हट चुका है। पढ़ें अब ये क्या कह रहा है क्लॉज सब क्लॉज ई। कंपनी शैल सर्टिफाई दैट इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। However, where a company has defaulted in repayment of any deposits or interest thereon, the company shall certify that it has made good the default and a period of 5 years has elapsed since the date of making good the default। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा जो कंपनी का ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जो कंपनी का एक ऑडिटर होता है सिंपल वर्ड्स में, वो बेटा एक सर्टिफिकेट देगा कंपनी को। वो कंपनी को क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। कौन देगा बेटा सर्टिफिकेट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट देगा, किस चीज का? पहला कि कंपनी ने कभी भी बेटा डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में डिफॉल्ट कमिट नहीं करा है, पहला। दूसरा, अगर बाय चांस कभी भूले भटके डिफॉल्ट किया भी है ना कंपनी ने, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी है तो कंपनी ने अपनी गलती को सुधार लिया है, मतलब डिफॉल्ट सही कर दिया है, सुधार लिया है। कंपनी ने उस डिफॉल्ट को गुड कर दिया है, उस गलती को सुधार लिया है, मतलब डिपॉजिट को रीपे कर दिया है, पहली बात। और गलती सुधारने के बाद 5 साल निकल चुके हैं उस गलती को करे हुए। नहीं समझ आया? मैं आपको समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ना, वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट देगा। पहला क्या? कि कंपनी ने पिछले किसी भी साल में कभी भी डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, पहला। दूसरा, अगर डिफॉल्ट करा भी है तो उस डिफॉल्ट को कंपनी ने सुधार लिया है, ठीक है, और डिफॉल्ट सुधारे हुए कंपनी को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। यह सर्टिफिकेट
कौन देगा बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा कंपनी को, और ये सर्टिफिकेट बेटा अटैच होगा टू फॉर्म DPT-1। बेटा DPT-1 के साथ अटैच होके ये सर्टिफिकेट जाएगा मेंबर्स को, ताकि मेंबर्स को भी पता चले कि कंपनी कितना पानी में है बेटा। तो सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी का ऑडिटर कंपनी को एक सर्टिफिकेट देगा, पहला किस बात का? कि कंपनी ने पिछले किसी भी साल में किसी भी डिपॉजिट की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। अगर करा भी है तो कंपनी ने उस डिफॉल्ट को सुधार लिया है, और डिफॉल्ट सुधारे हुए 5 साल हो चुके हैं। इस बात का सर्टिफिकेट ऑडिटर देगा कंपनी को, और कंपनी ये सर्टिफिकेट अटैच करेगी फॉर्म DPT-1 के साथ और इश्यू कर देगी बेटा मेंबर्स को। ठीक है, तो सर्टिफाई कौन करेगा? ये सर्टिफिकेशन कौन देगा बेटा? ऑडिटर। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आए ये वाला सब क्लॉज ही। अच्छा, अब सब क्लॉज F क्या कहता है बेटा? सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स। सिंपल सी बात है बेटा, वो कह रहा है द कंपनी मे प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन एंड क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट फॉर दिस पर्पस। तो साफ साफ बेटा उन्होंने कहा है कि कंपनी चाहे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, और अपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। चार्ज क्रिएट कर सकती है मतलब अपने असेट्स को मॉर्गेज कर सकती है, हाइपोथिकेट कर सकती है, प्लेज कर सकती है, चाहे तो। ठीक है, फिर if the company does not secure the deposits or secures them partially, then such deposits shall be termed as unsecured deposits in every circular form, advertisement or document through which deposits are invited or accepted। तो उन्होंने एक बात कही है, अगर कंपनी डिपॉजिट्स को सिक्योर करती ही नहीं है या फिर सिक्योर करती है बट पार्शियली सिक्योर करती है बेटा, पार्शियली सिक्योर करती है, तो उस केस में कंपनी को इन डिपॉजिट्स को नाम देना पड़ेगा अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। हर सर्कुलर में, हर फॉर्म में, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर उस डॉक्यूमेंट में जिसके थ्रू डिपॉजिट्स क्या करे जा रहे हैं, इनवाइट और एक्सेप्ट। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर तो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी ही नहीं, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हो गए। या फिर अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी बट पार्शियली करी, जैसे एग्जांपल लो, 1 करोड़ के डिपॉजिट्स के बदले 20 लाख की सिक्योरिटी रखवाई बेटा, तो एक बात बताओ, 1 करोड़ के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट 20 लाख की सिक्योरिटी, तो सिर्फ 20 लाख ही तो सिक्योर्ड हुआ, बचा हुआ 80 लाख रुपए क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया बेटा। तो आपको इन डिपॉजिट्स को नाम अनसिक्योर्ड देना पड़ेगा हर उस डॉक्यूमेंट में, हर उस फॉर्म में, हर उस सर्कुलर में, हर उस एडवर्टाइजमेंट में जिसके थ्रू आप डिपॉजिट्स क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। बेटा मेंबर्स को पता होना चाहिए ना कि जो डिपॉजिट्स कंपनी हमसे ले रही है वो अनसिक्योर्ड है, ये पता होना चाहिए बेटा मेंबर्स को। ठीक है, फिर आ रहा है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 73 क्लॉज 3। Company shall repay the deposits accepted by it and interest thereon in accordance with the terms and conditions of such deposits। तो ठीक है बेटा, डिपॉजिट्स की जो रीपेमेंट है वो किस हिसाब से होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बेटा। तो जो भी डिपॉजिट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कंपनी को डिपॉजिट्स की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आता है फेलियर टू रीपे द डिपॉजिट और इंटरेस्ट, क्लॉज 4। एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और इंटरेस्ट, द डिपॉजिटर कंसर्न में मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। तो याद रखना, अगर कंपनी डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करती है तो जो डिपॉजिटर है वो ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा बेटा,
द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू पे टू द डिपॉजिटर एनी सम ड्यू टू हिम एंड एनी लॉस और डैमेज इंकर टू हिम। तो ट्रिब्यूनल बेटा क्या ऑर्डर पास करेगा कि कंपनी तुझे जो पैसा इस डिपॉजिटर को देना था, ठीक है, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, तू दे, और दूसरा तेरे डिफॉल्ट की वजह से इस पर्सन को जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको एज कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, तो एक बात सुनो, ट्रिब्यूनल कंपनी को एक ऑर्डर देगा कि जो जो अमाउंट इस पर्सन को, इस डिपॉजिटर को देना था वो दिया जाए, और दूसरा अगर तेरे डिफॉल्ट की वजह से इसको कोई नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेशन भी दिया जाए। द ट्रिब्यूनल में मेक सच ऑडिट ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। सब मेरे को बताओ, समझ आया बेटा? ये आपका सेक्शन 73 हमारा हो गया। सिंपल था। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।